जो आपके नोट्स हैं, ताकि अगर आपको कभी बाद में भी चाहिए हो तो आपने देखना आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड फिर कर लोगे पीडीएफ फाइल्स को। और आपने उसको देखना है कि मैं उस पर इंगेजमेंट किस तरह कर रहा हूँ। इस वक्त जो उसकी इंगेजमेंट रेशियो है ना लिंक्डइन, उसके ऊपर इस वक्त करंटली तकरीबन 2000 इम्प्रेशंस लेता है, फ्री में, पेड नहीं, 2000 इम्प्रेशंस लगाने लगा हुआ है वो। जिसका मतलब क्या हुआ, इतनी इंगेजमेंट है कि 2000 इंप्रेशंस का मतलब क्या होता है? इंप्रेशन का मतलब पता है ना क्या है? क्या होता है भला इंप्रेशन का मतलब? कौन बताएगा मुझे? जब भी मैं फेसबुक की बात करूं, गूगल की बात करूं, किसी भी चीज़ की बात करूं कि भाई आपका कोई कंटेंट किसी को दिख रहा है, आपने कंटेंट लिखा, उस प्लेटफॉर्म ने वो वाला कंटेंट थ्रो किया, लोगों को दिखाया ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरी आप लिंक्डइन पर हैं, मैं भी लिंक्डइन पर हूं, मैं पोस्ट लगाता हूं और वो पोस्ट आपको नजर आती है, तो इसका मतलब है कि दैट इज वन इंप्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इसके ऊपर अगर आप अच्छी इंगेजमेंट, जैसे मैं इंगेजमेंट कर रहा हूं, देखिएगा क्या करता हूं, कभी पोस्ट लगाता हूं, बहुत सारी वीडियोस लगाता हूं और बहुत छोटी वीडियोस लगाता हूं, लेकिन बहुत पर्पजफुल वीडियोस लगाता हूं, तो उसके ऊपर जो इंगेजमेंट रेशो आने लगी हुई है इस वक्त वो 2000 की है, और 2000 की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इसका मतलब यह है कि लिंक्डइन पे बहुत लोग आपके साथ इंगेज्ड हैं, और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल्स का है, उसको भी साइन अप कर लें, लिंक्डइन को भी साइन अप कर लें। किसका नहीं है लिंक्डइन? ठीक है, आज आकर आपने लिंक्डइन को भी, भाई फेसबुक बना लिया था ना, उसी तरह लिंक्डइन भी बना लें। लिंक्डइन का भी मोबाइल ऐप है, लिंक्डइन का भी मोबाइल ऐप है, अपने मोबाइल पर उसको इंस्टॉल करें और वहीं पर ही साइन अप हो जाएं अपने, और वो आपके जीमेल से साइन अप हो जाएगा, आपके जीमेल अकाउंट से आपका लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पर आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे। वहाँ पर लिंक्डइन अकाउंट को ना हम बोलते हैं कि फ्रीलांसर अकाउंट है, ये फ्रीलांसिंग अकाउंट है। फ्रीलांसिंग अकाउंट का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, और फ्रीलांस, इसके लिए लिंक्डइन कोई पैसे नहीं लेता। अगर मैं फाइवर पर जाऊंगा ना तो 20% फाइवर को देंगे हम, अपवर्क पर जाएंगे उधर भी इतनी ही परसेंटेज उसे दे रहे होंगे। लिंक्डइन के ऊपर अगर आप बैठे होंगे तो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे खुद से। सिर्फ कैसे मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है अकाउंट बनाया और सो गए। आपको अपने आप को शो करना है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप क्या हैं, आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ऐसी बातें जो किसी ने आपके मिलने के बाद आपका अंदाज़ा लगाना है ना, वो सारी चीज़ें आपकी लिंक्डइन से उसको पता लग जानी चाहिए रूटीन में। और आप देखिएगा कि आपको खुद लोग कनेक्ट करेंगे। जैसे वहाँ पर आप फ्रेंड ऐड करते हो और फॉलोअर्स लेते हो ना, यहाँ पर लोग कनेक्ट करते हैं, आप भी कनेक्ट कर सकते हो लोगों को। ठीक है, सो एक और मैंने टास्क दिया कि लिंक्डइन अकाउंट बनाना है। मतलब यहाँ कोई ऐसे मुश्किल टास्क नहीं दे रहा कि बड़ी मुश्किल वाले काम है, ऐसे ही है जैसे आप वैसे कैजुअल करते हैं। ये जैसे फेसबुक का अकाउंट बनाया हुआ है, लिंक्डइन का भी बना लें। ठीक है, लिंक्डइन का अकाउंट मतलब आज बन जाना चाहिए। ऐसे भी बन सकता है कि आप जा रहे हो किसी भी चीज़ में, जा रहे हो, सिर्फ ड्राइव ना कर रहे हो, तो ऐप इंस्टॉल करें और फौरन साइन अप कर लें, बस बन गया अकाउंट। उसमें उसने आपके मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, अपनी प्रोफाइल फोटो लगा दें। ठीक है, मतलब उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी होगी वो तो मैं बाद में बताऊंगा ना, लेकिन पहले अकाउंट तो बन जाए हमारा, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। लिंक्डइन अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट है, इसका मतलब है फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं देनी ना। फेक इन्फॉर्मेशन देने का तो मतलब है कि आप उसको मिसगाइड करने लगे हुए हो। बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन दें, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपनी तस्वीर, अपने मुतालिक बताएं आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। अब हम आते हैं जी आगे, और अब हम जाने लगे हैं ज़रा ऑन साइट एसईओ की तरफ। सबको पता है ना ऑन साइट एसईओ क्या होती है? जल्दी से मुझे बताएं। ऑन साइट एसईओ कौन एक्सप्लेन नहीं कर सकता? कौन एक्सप्लेन ऑन साइट एसईओ? अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक सेंटेंस में कोई 30-40 सेकंड में कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे कि व्हाट इज ऑन साइट एसईओ, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ जी, कौन कर सकता है? हैंड रेज करें ना, फिर मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ उससे। डरी गए सारे यार। ऑन साइट एसईओ क्या होती है, नहीं पता? सर ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चले मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि ऑन साइट एसईओ का मतलब क्या है। ऑन साइट एसईओ का मतलब ये है कि हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट बनी हुई है, बेशक आज बनी है, बेशक सालों से बनी पड़ी है। ठीक है, वेबसाइट तो ऑलरेडी मौजूद है, मगर वो गूगल पर नज़र नहीं आती है। वो गूगल पर सिर्फ नज़र आती है एक तरीके से, किस तरीके से कि हम उसका नाम लिखते हैं तो आ जाती है। मतलब पीक सोल्यूशन जाना है तो पीक सोल्यूशन की मुझे वेबसाइट का नाम पता होगा तो मैं लिखूंगा तो आ जाएगी, लेकिन उसकी सर्विसेज लिखने से, उसकी प्रोडक्ट्स लिखने से वो नज़र नहीं आती है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट के, अब ये कह रहे हैं ऑन साइट एसईओ,
ये तो सारी एसईओ में तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे ना। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऑन साइट एसईओ की। ऑन साइट एसईओ का मतलब ये है कि हम उसके ऊपर ऐसी चीजें अप्लाई करेंगे जो कि वेबसाइट के ऊपर हमें करनी है, मतलब ऐसी चेंजेस जो वेबसाइट के ऊपर करके होंगी वो ऑन साइट होंगी। जैसे मैं कहूँ ना मार्केटिंग, और मैं कहता हूँ भाई एक मार्केटिंग है एट कैंपस और एक मार्केटिंग है ऑफ कैंपस, तो सबको समझ में आ जाएगा कि भाई जो एट कैंपस मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं किसके साथ करूंगा, स्टूडेंट्स के साथ करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं कहूँ मैंने एट कैंपस मार्केटिंग करनी है, तो किस किस के साथ करूंगा भाई, सभी के साथ करूंगा। वो जो सिक्योरिटी गार्ड है शायद उसके साथ भी कर लूँ अंदर आते हुए, उसके बाद प्रिंसिपल से भी करूंगा, स्टाफ से भी करूंगा, टीचर से भी करूंगा, स्टूडेंट से भी करूंगा, मतलब हर बंदे को बताऊंगा ना अपने मतलब। तो ये क्या है, ये ऑन साइट हो गई है। उसके बाद जब मैंने ऑफ साइट करनी होगी तो मैं मुख्तलिफ कंपनीज को विजिट करूंगा कि मुझे बिजनेस कैसे मिलेगा। इसी तरह ऑन साइट एसईओ का क्या मतलब है कि ऐसी एसईओ, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन जो आप वेबसाइट के ऊपर करते हैं। वेबसाइट के ऊपर करने का मतलब क्या है कि वेबसाइट को चेंज करके करते हैं, वेबसाइट में चेंजेस करते हैं। वेबसाइट में चेंजेस करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम उसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, बल्कि ऐसी चीजें उस पर अप्लाई करते हैं जो गूगल कहता है कि ये स्टैंडर्ड है रैंक करने का और वो पहले से नहीं लगा हुआ, तो फिर हमें वो लगाना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट के टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, लेकिन जब मैंने अपने क्लाइंट की वेबसाइट देखी है तो उसमें कीवर्ड मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वेबसाइट के टाइटल के टैग में आकर कीवर्ड को ऐड करना है। तो ये ऑन साइट एसईओ, ठीक है। मुख्तसर पता लग गया ऑन साइट एसईओ क्या है, कि मतलब ऐसी एसईओ जो हम वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट को मॉडिफाई करके उस पर अप्लाई करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि एसईओ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है इमेजेस। अब इमेजेस की एसईओ क्या होती है, अगर वो नहीं हुई वेबसाइट पर, तो जब मैं वो इमेजेस के ऊपर आकर इंप्लीमेंट करूंगा तो इसका मतलब है मैं ऑन साइट एसईओ कर रहा हूं। अब मैं यहां आया और ये मैंने एक और खोली है, एक और पीडीएफ खोल लिया और जिसमें अब हम बात ही टाइटल की कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने बेशक कोडिंग नहीं समझी हुई ना, मैं फिर दोबारा कोडिंग में जाकर ही बता रहा हूँ ना। टाइटल की बात करनी है तो लाजमी बात है कोडिंग में जाकर ही लिखना ना टाइटल, तो ये फिर दोबारा से इसको समझ सकते हैं। एक चीज तो हमने ये समझी थी कि भाई टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए। क्या समझा था, कितना बड़ा होना चाहिए? 60 to 70 कैरेक्टर्स का हमारा टाइटल होना चाहिए, यानी कि 60 से 70 कैरेक्टर्स में हम अपना वेबसाइट का टाइटल लिख सकते हैं, इससे बड़ा नहीं लिख सकते। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि 60-70 कैरेक्टर्स में लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर मैं टारगेट कर रहा हूं तो मुमकिन नहीं है कि मैं 2 कीवर्ड्स भी ला सकूं, नहीं है ना। क्योंकि मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात करूंगा तो एक कीवर्ड होगा या बहुत ही मुश्किल से 2 कीवर्ड ला सकूंगा मैं, क्योंकि हमने जब कीवर्ड की बात करनी है तो हमने बिल्कुल ऐसे बात नहीं करनी है कि ऐसे लगे कि जैसे कीवर्ड नहीं है, हमारा तकिया कलाम है। हाँ, कीवर्ड को किसी ना किसी फॉर्मेट की शक्ल में लिखना है ना, यानी उसको कुछ स्पोर्टिंग वर्ड्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो स्पोर्टिंग वर्ड्स और कीवर्ड के साथ जब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ आएंगे तो होपफुली हमें एक ही कीवर्ड को सही तरीके से टारगेट कर पाएंगे। तो अब हम आए यहाँ पे और अब हम ये देखते हैं कि हमने कीवर्ड कैसे लिखना है। ये तो हमें पता लग गया कि कैरेक्टर्स में उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेकिन अगर अब हम एक और बात करें, दूसरी बात करें, वो क्या कि इसकी लेंथ सिर्फ कैरेक्टर्स में नहीं है बल्कि इसकी लेंथ पिक्सेल्स में भी है। यानी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना टाइटल आपको, तो स्क्रीन एक रेजोल्यूशन है ना आपके पास, उस स्क्रीन का कुछ हिस्से पे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है स्क्रीन के कुछ हिस्से पे कुछ पिक्सेल्स पे हमें वो चीज दिख रही है। तो गूगल हमें ये कहता है कि इसको सिर्फ आपने कैरेक्टर्स में नहीं देखना बल्कि आपने इसको पिक्सेल्स में भी क्रॉस चेक करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि भाई मैं लिखता हूं पाकिस्तान प्रॉपर्टीज कैपिटल लेटर्स में और फिर लिखता हूं पाकिस्तान प्रॉपर्टीज स्मॉल लेटर्स में, आपको लगता है इन दोनों में कुछ फर्क होगा? अगर मैं स्टोरेज के वाले से बात करूं तो नहीं होगा। अच्छा, चलो मैं कहता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं लिखता हूं पाकिस्तान प्रॉपर्टीज पहली लाइन में और दूसरी लाइन में फिर लिख देता हूं पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। ज्यादा स्पेस कौन ले रहा है? कैपिटल। इसका मतलब थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ना फर्क। कैपिटल लेटर ने ज्यादा स्पेस आपको पाई की ना, समझ आ गई बात की। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल लेटर्स के पिक्सेल्स ज्यादा हैं। मतलब अगर मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूं ज्यादा टेक्स्ट लिख सकता हूं, अगर मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूं तो पिक्सेल्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखें मैं यहां आता हूं, यहां के मैं लिखता हूं एक कीवर्ड प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। भैया मैंने थोड़ी सी स्पीड करनी है। हाँ,
आ गया जी। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, dckitchen.org। ये क्या चीज है, यूआरएल, ठीक है। बेसिकली ये ही यूआरएल नहीं है, ये देखिए ऊपर यूआरएल मेन वेबसाइट का आ रहा है, लेकिन असल में एक्चुअली यूआरएल कौन सा है, वो सब डोमेन का यूआरएल है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। ये हमने प्रीवियस क्लास में सब डोमेन के बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि सब डोमेन्स क्या होती हैं, समझा ना हमने क्या होती हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट आ रहा है, ये कीवर्ड है ना, ये वेबसाइट का कीवर्ड है, ठीक है। ये तो पता है ना सबको कि ये कीवर्ड है। नीचे आऊं तो ये कीवर्ड है, उसके नीचे आऊं तो ये कीवर्ड है। और ये देखें यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है, पहले उसने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, ऐसे ही है। ये गलत अप्रोच है, इसलिए ये गलत अप्रोच है, क्योंकि जो लोग एम्बेसडर को पहले से ही जानते हैं, उन्हें रैंक करवा के एम्बेसडर लिखने की क्या जरूरत है। एम्बेसडर तो वन ही है ना, एम्बेसडर तो ओनली वन होगा, मतलब बहुत सारे एम्बेसडर तो है ही नहीं है, तो कंपटीशन का है उसमें। तो कोई भी बंदा एम्बेसडर किचन इक्विपमेंट लिखेगा तो क्या होगा, एम्बेसडर ही आएगा कोई दूसरा उसमें नहीं आने लगा। अच्छा, एक तो ये आ गया हमारा कीवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देख रहे हो बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। असल में हमारा जो कीवर्ड है वो बेस्ट नहीं है, मैं कीवर्ड हमारा नहीं है पाकिस्तान। चलो हो सकता है कि अगर कोई बाहर से बंदा देख रहा हो तो वो पाकिस्तान भी लिखे, लेकिन हमारा कीवर्ड क्या है असल में, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। लेकिन बाकी के कौन से वर्ड्स हैं, स्पोर्टिंग वर्ड्स हैं। उसको हमने थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए, एक अपना फीचर बनाने के लिए कि भाई ये अच्छे वाला इक्विपमेंट है जो हम लोग सेल कर रहे हैं, ये भी कीवर्ड की क्वालिटी के तौर पर हम लिख रहे हैं। ऐसे वर्ड्स को भी हमें यूज़ करना होता है कि आप अपने कीवर्ड को क्वालिटी में शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, तो असल में हमारा कीवर्ड क्या है जो बोल्ड भी हुआ हुआ नीचे, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें, ये जो हमें बोल्ड नजर नहीं आ रहा, ये क्या लिखा हुआ है जी, दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज। और बोल्ड वो चीज है जो आपका कीवर्ड है। हमने कीवर्ड जो लिखा है तो उसने कहा कि भाई ये कीवर्ड है जो आप ढूंढ रहे थे, वो ये वाला है, वो उसने बोल्ड किया है। इसका मतलब क्या हुआ, और राइट साइड पर एक तस्वीर नजर आ रही है आपको इसमें से टाइटल कहां से आ रहा है, टाइटल कहां से आ रहा है, हेड में से, हेड पोर्शन में से आ रहा है ना वेबसाइट के। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा ये है मेटा। मेटा को अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया था, आज करूंगा मैं डिस्कस। हाँ, मेटा का टैग हमने पहले डिस्कस नहीं किया हुआ, अब हम आज करने लगे मेटा का टैग भी डिस्कस। ये कौन सा टेक्स्ट है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये क्या है, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, और वो क्या आ रहा है, इमेज। इसका मतलब क्या हो, इमेज का टैग है। अब अगर हम ये कहें कि गूगल ने इन सब चीजों को पिक कैसे किया और कहां से किया, तो मैंने कहा टाइटल को उसने पिक किया हेड में से, मेटा डिस्क्रिप्शन को उसने पिक किया हेड में से, वो भी हेड में ही होती है, और इमेज को उसने पिक किया बॉडी में से। लेकिन अगर हम और नीचे आए, दूसरे पेज पे जाएं जरा, कुछ ऐसी साइट्स भी होंगे जिनके इमेजेस वो नहीं दिखा रहा होगा, और वो वाली साइट्स होंगी जिनके इमेज ऑप्टिमाइज नहीं हुए होंगे। लेकिन हमारी ऊपर इसलिए आ रही है कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारी वेबसाइट ऊपर नजर आने लगी हुई है। उसके बाद क्या है कि हमने सब डोमेन में जाकर एक कीवर्ड को टारगेट किया है। बाकी की वेबसाइट में हो सकता है कि उन्होंने टारगेट बहुत सारे कीवर्ड्स को किया हो। यही साइंस पढ़ी थी ना पिछली दफा भी मैंने, कि भाई इस तरह सब डोमेन्स बना लो एक एक करके, तो आपकी टारगेटिंग आ जाएगी हर कीवर्ड के अगेंस्ट, आप ऊपर ही नजर आना शुरू हो जाओगे। चलिए वापस आ जाए हमारे पर। अब ये जो इतनी स्पेस ले रहा है इज कॉल्ड पिक्सेल्स, ठीक है। तो अब हम जब यहां आए थे तो वो मुझे क्या कह रहा था कि भाई आपने इसको ये भी देखना है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। इसकी लेंथ होनी चाहिए 60 से 70 कैरेक्टर्स, और इसकी लेंथ को पिक्सल में भी आपने मेजर करना है, और वो कितना पिक्सल होना चाहिए आपका, शुड बी अराउंड 580 पिक्सल्स। अब कैरेक्टर को मेजर करना तो आपके लिए आसान है, पिक्सल को मेजर कैसे करेंगे, मतलब पिक्सल्स काउंट तो नहीं कर सकते ना आप कि भाई इसके 580 पिक्सल्स हो गए हैं कि नहीं हुए। ये तस्वीर तो है नहीं है, कोई इमेज भी नहीं है कि भाई मैं इसे फोटोशॉप में ले जाऊं, किसी ग्राफिक टूल में लेकर जाऊं और वहां जाकर इसकी रेजोल्यूशन चेक कर लें, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इस काम के लिए हमारे पास टूल्स हैं। ये जो मैंने एक लिंक दिया हुआ ना इस फाइल में, बेसिकली
ये लिंक आपको उस वेबसाइट पे लेकर जाएगा। लेकिन अब ये एक और नई बात आपके सामने आ गई है कि लिंक किस तरह लिखा हुआ है। ये असल में उस वेबसाइट का नाम नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ ना। चलो पहले काम करते हैं, फिर मैं इसको बताऊंगा। पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्या होता है। खोला है मैंने, उस पर लिंक पे क्लिक किया, देखते हैं खुलता क्या है। लिंक में तो कुछ और लिखा हुआ था, लिंक का यूआरएल कुछ और था ना, लेकिन इसका यूआरएल तो कुछ और है। इसका यूआरएल है totheweb.com। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस यूआरएल को भी चेंज किया। यूआरएल को चेंज करने का मतलब क्या है? कितना लंबा चौड़ा यूआरएल है ये, है ना, लेंथी यूआरएल है ना। तो अगर आपको बार बार किसी को कोई यूआरएल्स भेजने हो, तो इतने लंबे यूआरएल्स जब हम भेजते हैं ना किसी को, तो किसी लेवल पर जाकर वो यूआरएल डैमेज हो जाते हैं और आगे कंटिन्यू नहीं हो पाते, एरर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये हमने कौन सी साइंस यूज की है? बीच में एक नई साइंस आ गई है, मैं उसका बता रहा हूँ। छोटा सा यूआरएल है, bit.ly एक वेबसाइट है, bit.ly पॉपुलर वेबसाइट है, और उसके आगे छोटा सा उसने एक आईडी दे दिया। तो क्या किया उसने? बेसिकली यूआरएल को छोटा कर दिया, एक बड़े यूआरएल को छोटा कर दिया। एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है कि जहां पर भी मैं किसी डॉक्यूमेंट में किसी को ये यूआरएल भेज रहा हूं, किसी को पता नहीं लग रहा कि ये कौन सी वेबसाइट है, नहीं पता लग रहा ना। यानी इसका मतलब क्या है कि एक तरह की सिक्योरिटी भी है। जब नजर आएगा तो तभी हैकर्स जो होते हैं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। उनमें से एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि आपके यूआरएल को कैप्चर करते हैं। तो ये एक्चुअल यूआरएल तो आ ही नहीं रहा यहां पर। इस तरह के एप्लीकेशंस को हम लोग बोलते हैं यूआरएल शॉर्टनर्स। इस तरह के एप्लीकेशंस को, इस तरह की यूआरएल वेबसाइट्स को हम कहते हैं कि ये यूआरएल शॉर्टनर्स हैं। यानी मतलब ये यूआरएल को छोटा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जो सबसे पॉपुलर यूआरएल शॉर्टनर है दैट इज बिटली। ठीक है, अब ये बिटली की एक वेबसाइट है। अब आप यूआरएल को कैसे शॉर्टन कर सकते हो? मिसाल के तौर पर जी मैं इधर आता हूं, देखिएगा जरा, मैं यहां पर एक वेबसाइट, एक वीडियो पे क्लिक कर देता हूं। प्ले करते हैं इसको। मैं इस यूआरएल को शॉर्टन करना चाह रहा हूं। फेज 13 की 5 मरला फाइल के अंदर हमने ये यूआरएल मैं पिक करता हूं, कॉपी। ठीक है, अब मैं इस यूआरएल को छोटा करना चाह रहा हूं। अभी आप देख रहे हैं ना यूआरएल कितना बड़ा है, लंबा चौड़ा यूआरएल है। पता भी लग रहा है कि यूट्यूब का यूआरएल है। इसे कॉपी कर लें, यहां पर आ जाते हैं। अब हम लिखते हैं बिट बिटली bit.ly। ठीक है, ये यूआरएल का नाम है। अब ये एक यूआरएल है, सिर्फ बहुत सारे यूआरएल्स होंगे इस तरह के। अब इस पे भी अगर आप चाहो तो अपनी कोई रील बना सकते हैं कि यूआरएल शॉर्टनर्स क्या होते हैं और कौन से टॉप 10 यूआरएल्स हैं, लोग ज़्यादा कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आजकल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो ये वाला यूआरएल है। इसके अलावा एक और यूआरएल भी होता है शॉर्टनर, वो है टाइनी यूआरएल के नाम से। हाँ जी, आपको अच्छा लग रहा है? आपको हंसी आ रही है? मेरे को अच्छा लग रहा है बोलता हुआ। किस बात में हंसी आ रही है? वो हंसा रही है आपको कि मैं हंसा रहा हूँ? दोनों में से कोई बंदा एक हंसा रहा है। आप अपनी चेयर आगे लेकर आए, मैं फिर देखता हूँ फिर आप कितने सीरियस होकर पढ़ सकते हैं। एक स्टूडेंट चेयर आगे ले आए, इस चेयर पे आए, इधर आ जाए, इस डेस्क पे आ जाए। आप दोनों में से एक स्टूडेंट जो कंफर्टेबली आ सकते हैं वो आए ना, पीछे वाले को ना कि आप आगे जाओ। तो इस तरह आप गूगल पर फाइंड भी कर सकते हैं कि भाई कौन सा अच्छा यूआरएल शॉर्टनर है। यूआरएल शॉर्टनर्स को आप गूगल से फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आप चाहें तो अपनी एक रील बना सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन इस पर पहले थोड़ी सी अपनी रिसर्च पूरी करें। ठीक है, फिर तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने भाई घंटा इसको समझाते रहना है, बस होगी बात। ये था यूआरएल शॉर्टनर। सिर्फ बनाने का तरीका बताऊंगा कैसे बनाना है। एक यूआरएल बनाने का तरीका बताता हूँ। आगे जी बिटली पर जी क्या लिखा हुआ आ रहा है? अब किसी ने मुझे ये नहीं पूछना कि सर वो कहाँ लिखा था, आपने ढूंढ मिल नहीं रही जगह। हाँ भाई, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे ना, लेफ्ट राइट करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर नजर आएगा। हाँ, ये खराज तहसीन ना मैं पूरी क्लास को पेश कर रहा हूँ, किसी एक स्टूडेंट को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया उस स्टूडेंट को। इसका मतलब था कि सब लोग एक ही जगह पे खड़े। आ गया?
साइन अप करने को कह रहा है हमें, क्यों कह रहा है? अनअवेलेबल ऑन फ्री अकाउंट्स, इसमें कह रहा है मैं अवेलेबल नहीं हूँ। एक काम करते हैं ज़रा, नीचे आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं। मैं अपना दूसरा अकाउंट जरा खोलता हूँ, फिर इसका हल भी आपको देता हूँ। इसे जरा खुलने दें तो कहते हैं साइन अप करो पहले। जी, क्या लिखा हुआ है? गूगल कर लेते हैं, गूगल से कर लेते हैं। क्लिक हुआ। ये आपके साथ भी ऐसे ही आएगा, इसलिए कि आप भी पहली दफा से यूज करेंगे ना। तो मैं यहाँ पर भी बिटली खोलता हूँ, ऐसे नहीं करता था मेरे साथ, इसलिए कि अकाउंट मेरा पहले से बना हुआ है। जी आ गया, मेरा ख्याल है क्रिएट हो गया। ये देखिए कह रहे हैं ना कॉपी लिंक, कॉपी लिंक करें, इधर लाइन जरा पेस्ट करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? बिटली, बिटली लिखा हुआ है ना, एंटर करते हैं। कहाँ गया? उसी वीडियो पे चला गया। ठीक है, जो आपने अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप करना है। साइन अप कैसे करना है? जीमेल के साथ करना है, और फिर आप इस तरह यूआरएल्स बनाएंगे। ये एक एसईओ फ्रेंडली स्ट्रेटेजी है यूआरएल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ताकि जैसे मैं अपना यूट्यूब बनाता हूँ और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टिकटॉक का आईडी भी बताना चाह रहा हूँ, मैं अपना फेसबुक का भी बताना चाह रहा हूँ। इस तरह तो कोई भी बंदा आपके अकाउंट तक इजीली पहुँच सकता है ना, अगर आपने एक्चुअल्स वाले रखे होंगे। हैक होने की अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके लिए बढ़ जाएंगी। सो इसकी मदद से आप सब बना लेंगे। जिसका फ़ायदा क्या होगा? ऊपर आपने लिखा तो होगा फेसबुक पेज, लेकिन नीचे बिटली के साथ फेसबुक पेज होगा। ऊपर लिखा होगा आपने इंस्टाग्राम, लेकिन नीचे बिटली के साथ इंस्टाग्राम होगा। तो कोई भी बंदा, किसी भी बंदे को डायरेक्ट हैकिंग नहीं मिलेगी इसके ऊपर, यानी ऑटोमेटेड काम नहीं उस पर कोई हो सकेगा, क्योंकि वो एड्रेस ही कुछ हो रहा है। उस एड्रेस ने तो क्लिक होने के बाद चेंज होना है, ऑटोमेटेड टास्क इस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सो ये यूआरएल को छोटा करना भी हमारे पास एक एसईओ स्ट्रेटेजी है। यानी हमें ये मुख्तसर समझ में आ गया कि जहां जहां हमने यूआरएल शेयर करने होंगे, हम हमेशा यूआरएल को इंटरचेंज करके शेयर करवा रहे होंगे किसी भी यूआरएल शॉर्टनर की मदद से। एक अभी आपको मैंने क्या बताया, टाइनी यूआरएल, टाइनी यूआरएल से भी हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं वापस उसी पे जहां पर हम लोग थे। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? हाँ भी क्लियर होगी इतनी बात। एक तो हमने यूआरएल शॉर्टनर को भी समझ लिया बीच में, क्योंकि वो नोट्स में आ रहा था लिखा हुआ, तो मैं आपको समझाऊं ये क्या चीज़ है। क्या कह रहे हैं आपको? कहता है भाई आप अब मैं इस टूल पर आया हूँ। क्यों आया हूँ? यहाँ पे चेक करने के लिए आया हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट का टाइटल परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक टाइटल बना हुआ है एसईओ के लिए कि ठीक टाइटल नहीं बना हुआ। एक तो मुझे खुद पता है पहले कि भाई 60 से 70 कैरेक्टर्स का होगा, नंबर 1। दूसरा मुझे पता है 580 पिक्सल तक होना चाहिए, लेकिन ये टूल मुझे चेक करके बताएगा कि क्या दोनों क्रॉस चेक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इधर आकर मैं लिखता हूँ एच, बल्कि वही वेबसाइट लिखते हैं, खुली हुई है शायद, कहीं पर खुली हुई थी ना, तो बंद कर दी मैंने। यहाँ पे शायद खोली नहीं थी, बस सिर्फ इधर लाए थे। थोड़े से खोल देते हैं ताकि मुझे यूआरएल कॉपी करना मुश्किल लगता है। इसे कॉपी करें और इधर लाएं और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दें, आई एम नॉट रोबोट, और इसको क्रिएट कर दें। देखते हैं जी क्या आता है हमारे सामने।
खुल गई वेबसाइट, नीचे आए जी, क्या कह रहा है? कहता है टाइटल इज परफेक्ट। कहता है आपका टाइटल कितने पिक्सेल्स में है? 432 पिक्सेल्स में है और ग्रीन कलर में वो मुझे ओके कर रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि टाइटल ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा था और यहाँ मैं आया और मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया और यहाँ आकर मैंने लिख दिया कमर्शियल पिज्ज़ा। देखें बताइए जा रहा है, बड़ा हो गया। लेंस से मैं बाहर चला गया हूँ ना। अब चलिए एक काम और करते हैं, मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ बाकी, तो मैं फिर कहता हूँ पिज्ज़ा ओवन। चलो यहाँ तक भी ठीक आ रहा है, 80 तक उसने जाना है ना, तो मेरा ख्याल है अब इससे आगे हम कुछ नहीं लिखते। चलिए अब मैंने कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक शॉर्ट कीवर्ड ऐड कर दिया बीच में टाइटल के तौर पर। चलिए ये भी टाइम टू टाइम हो जाएगा और कंटेंट पे भी मैं इसको कवर कर लूंगा, यानी अपने कंटेंट में भी इस कीवर्ड को लेकर आऊंगा मैं। अब मुझे करना क्या बेसिकली, तो ये इस तरह करने से मेरा कीवर्ड चेंज तो नहीं हुआ ना, वेबसाइट में तो कोई चेंज नहीं आई, वेबसाइट एडिट तो नहीं कर रहे यहाँ पर हम। ये इस तरह करना हो तो कोई भी कर देगा किसी का कीवर्ड चेंज, ये तो उसने मुझे सजेस्ट किया है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसको पकड़ता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया यहाँ से और अब मैं आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे। सपोज मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मेरी वेबसाइट ये पड़ी हुई है, हम एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करने लगूँ, इंडेक्स की फाइल खोलूंगा। अब जिन्हें कोडिंग की समझ में नहीं आती है वो ये वाली बात देख लें तो उनको और अच्छे तरीके से फिर समझ में आ जाएगी दोबारा से। अब मुझे टारगेटेड कहाँ जाना है, सिर्फ टाइटल पर जाना है, मुझे कुछ नहीं करना और मुझे सिर्फ टाइटल चेंज करना है। तो मैं यहाँ से नोटपैड में लेके जाता हूँ जी इसको, आगे ये कीवर्ड है, देखें जी टाइटल कहाँ पर है, ये सपोज कर लें ये वही वाला वेबसाइट है, सपोज कर रहे हैं हम, हाँ, क्योंकि ये वेबसाइट कोई और है। तो यहाँ लाकर मैंने इसको मिटाया और इसको सिंपल, तीसरी बात है, चेंज हो गया, टाइटल का काम खत्म। और अपने मुताबिक जो मैंने वर्किंग की थी उसके मुताबिक मैंने टाइटल को ऑप्टिमाइज कर लिया। ये है सिर्फ टाइटल की ऑप्टिमाइजेशन। यानी इससे पहले मैंने क्या किया था, इससे पहले मैंने कीवर्ड रिसर्च की थी, कीवर्ड मुझे मिल गए हुए थे, अब मैंने यहां पर आया और उसको रिप्लेस कर लिया, काम खत्म हो गया जी मेरा, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन मुकम्मल हो गई। अब हम एक और बात करते हैं, अगली बात क्या है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन। अब आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रही होगी, आ रही है? ये टैग देख लें, इसका क्या टैग है, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन कंटेंट इक्वल्स टू, आगे कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे इसका कि भाई क्या कंटेंट है इसको, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूँ कि ये कंटेंट हमने नहीं लिखा अभी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अभी उधर जाके पता लग जाता है, उधर जाते हैं ना फिर इसकी भी बात करते हैं, ठीक है। ये 162 170 हमने बात की हुई है, इधर आ जाते हैं वापस। टाइटल हमने कहा था 60 to 70 और इसको हमने कहा हुआ 160 to 170। और जरा देखते हैं कि वो हमें इसके लिए रिकमेंडेशन पिक्सेल्स में क्या दे रहा है, नीचे आए, ये आ गया मेटा डिस्क्रिप्शन। अब इसमें हमने लिखा हुआ है जी दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब मैंने यहां पर दोबारा दस्तगीर नहीं लिखा, ठीक है ना, मैं क्या मैंने दूसरा सेंटेंस जब शुरू किया तो वहां दस्तगीर नहीं लिखा, वहां पर लिखा वी। सो हमें बार बार रिपीट भी नहीं करनी चीजें। और एक और चीज देख लें आप कि यहाँ पर हम जो चीज लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम सेंटेंस बनाकर कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कीवर्ड्स की भरमार नहीं करनी, बल्कि यहाँ पर आपने सेंटेंस मेकिंग को देखना है और उस सेंटेंस मेकिंग के अंदर आपने कीवर्ड को एडजस्ट करना है। यानी आपकी ऐसा लग रहा हो जैसे आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा ना लग रहा हो जैसे आप कोई पॉइंट्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने कुछ पर्पस के साथ कुछ लिख रहे हैं, जबकि टाइटल में हमने ऐसे नहीं किया। टाइटल में हमने इस तरह नहीं लिखा, टाइटल में हमने डायरेक्ट कीवर्ड को हंट किया, इसलिए कि हमारे पास जगह कम थी, वहां पर हम कोई सेंटेंस मेकिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं, 160 to 170 कैरेक्टर्स हैं। सो हमने लिखा जी वी ऑफर इंडस्ट्रियल, ऑफर करें इसको पहले, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी किचन इक्विपमेंट लाइक पिज्जा ओवन एंड कमर्शियल ओवंस। चलो जी यहां कर देता हूं लाइक। अब हम देखते हैं कि ये हमें कहां जाके पकड़ता है। हाँ देखिए जरा क्या लिखा मैंने, कमर्शियल पिज्जा ओवन एंड कन्वेक्शन
ovens मैं सेंटेंस बड़ा करना चाह रहा हूं, हो गया, फंस गया। क्या कह रहा है, कितने पिक्सेल्स होने चाहिए? 920 पिक्सेल्स होने चाहिए। कहता है 920 पिक्सल से ज्यादा बड़ी आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। अब ये कैरेक्टर और पिक्सेल्स में कैसे क्रॉस चेक होने लगा हुआ है? मिसाल के तौर पे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 एब्रीविएशंस यूज करता हूं, और दूसरी सूरत में मैं क्या करता हूं कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल करता हूं। फर्क पड़ गया? मतलब जिसमें मैंने 3 एब्रीविएशंस यूज किए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैंने 3 वर्ड्स, अबाउट 9 to 10 वर्ड्स मैंने कैपिटल लेटर्स में लिख दिए। इसका मतलब कि वो ज़्यादा जल्दी 920 पिक्सेल्स को कवर अप करेगा, इसलिए कि स्मॉल ए और कैपिटल ए और स्मॉल लेटर ए, इन दोनों के पिक्सेल्स में फ़र्क है। स्मॉल लेटर ए कम पिक्सेल्स लेगा, कैपिटल लेटर ए ज़्यादा पिक्सल लेगा। इसलिए जब आप टाइटल या मेटा लिख रहे होंगे तो आपने ये समझ लेना है कि भाई अब मैं यहाँ पर कोई एब्रीविएशन यूज़ करने जा रहा हूँ। जैसे एंट्री टेस्ट वालों में हमारा एब्रीविएशंस हैं, MD-CAT है ना वहाँ पर, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम कैपिटल लेटर में MD-CAT लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिक्सेल्स की कैपेसिटी हमारे पास थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अगर हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो पिक्सल की कैपेसिटी हमारे पास कम नहीं होगी। चलो ये भी हो गया, इधर से मैं उठाता हूं। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि भाई इसने उधर कैसे जाना है। और एक और याद रखें, एसईओ के स्टैंडर्ड में क्या चीज है, हमें सब चीजें ग्रीन कलर में दिखनी चाहिए। हाँ, अगर ग्रीन कलर में चीजें दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। चलो जी, हमने कहा ये भी लिख लिया हमने, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और जाकर अपने कोड में पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पर पेस्ट करना है? ये टैग कौन सा है हमारे पास? मेटा। और इसका एट्रीब्यूट कौन से वाला है? देखें बहुत सारे मेटा हैं, बहुत सारे मेटा है ना। इसका कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूँ मैं? नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। नेम इक्वल्स टू, ये आपको जो मैंने वेबसाइट दी है, आपको उसके हेड पोर्शन में ये सारी चीजें मिलेंगी। मैं क्या उसके हेड पोर्शन में ये सब कुछ लिखा होगा। अब उसको आपने चेंज करना है। आप लोग अलग अलग निश पे काम कर रहे हो, आपकी अलग अलग वेबसाइट है, हर किसी की वेबसाइट अलग है। तो जिसने जिस तरह की वेबसाइट बनाई है वो उसी तरह का अपना कीवर्ड डिजाइन करे और उसको टाइटल में यूज करे और उसे मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज करे। जी, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन कंटेंट, यहां लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, लिखा गया। चलिए इधर आते हैं। उसके बाद जो भी चेंजेस करेंगे इसको सेव कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, साइट अपडेट हो गई या मैंने वेबसाइट में चेंजेस करनी है। जिन्होंने टाइटल, ये मेटा तो मैंने पढ़ाई आज पहली दफा, तो जिन्होंने टाइटल की समझ नहीं थी, तो इतना सा टाइटल है, इसके अलावा हमने टाइटल से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा टाइटल से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, बाद में हो सकता है कि मुझे अपने टाइटल को फिर मॉडिफाई करना पड़े, मैं फिर यही प्रैक्टिस रिपीट करूंगा अपनी दोबारा से। बस इससे ज़्यादा मुझे वेबसाइट के साथ कुछ नहीं करना। उसके बाद इधर आए नीचे, और नीचे एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और वो आप समझ लें, आपने एज इट इज क्रॉस चेक करना है कि आप जिस वेबसाइट पर आए हुए हैं क्या वो है कि नहीं है। मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का क्या मतलब है कि उसका जो स्क्रीन है, उसका जो फ्रेम है, आपकी वेबसाइट का जो फ्रेम है क्या मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। हमने कहा था ना कि ये सिग्नल बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपकी वेबसाइट पहले मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। यानी मोबाइल पर अगर आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही है तो गूगल उसे रैंक करेगा और डेस्कटॉप पे भी दिखा देगा। तो ये वाला एक रिजर्व टैग है, आपने एज इट इज यूज करना है, कोई सी भी वेबसाइट होगी। और जो मैंने आपको वेबसाइट दी है उसमें ये लिखा होगा, बेशक आप लोग ना लिखें इसको, उसमें लिखा होगा, घर जाके भी नोट कर सकते हैं कि मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इक्वल्स टू विड्थ डैश डिवाइस डैश विड्थ। देखें डिवाइस क्या मतलब कि भाई जिस डिवाइस पे भी खुले उसी के विड्थ के मुताबिक इसको दिखाओ। आप देखते हैं ना कोई अच्छी वेबसाइट जो होती है, जब उसको मोबाइल पे खोलते हैं तो और तरीके से खुलती है, जब डेस्कटॉप पे खोलते हैं तो और तरीके से खुलती है। इस टैग की वजह से खुलती है। ये वो टैग है जो आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाता है। इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1 और मैक्सिमम स्केल इक्वल्स टू 1। बट ये एग्जैक्टली हर वेबसाइट में ये टैग लाजमी लगा होना चाहिए। ये नहीं लगा होगा, एक तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं बन सकेगी, और दूसरा एसईओ का एक सिग्नल भी पूरा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सो आमतौर पर ये आपको मिल जाएगा
आमतौर पर ये आपको वेबसाइट में मिलेगा ये वाला टैग। ठीक हो गया? डिस्क्रिप्शन भी हो गई, कीवर्ड भी हो गया, सॉरी क्या था वो, टाइटल भी हो गया। अच्छा इसके ऊपर देखिए एक और मेटा लगा हुआ है जो कि आज की तारीख में इतना ज्यादा प्रेफर्ड मेटा नहीं है, और वो है मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स, है ना। इसको आज की अगर मैं अब गूगल हमें क्या कहता है भाई एक टाइम था जब वो मेटा कीवर्ड को बहुत ज्यादा कंसीडर करता था गूगल, बहुत साल पहले। अब वो ये कहता है कि भाई ये वाला मेटा लगा भी लोगे तो मुझे आपको मैं कोई डैमेज नहीं करूंगा, और नहीं लगाओगे तो भी मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी अब इसकी इंपॉर्टेंस कोई इतनी खास नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि आपने अपने लिए लगाया हो, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लगा के रखा हुआ है, तो चलो भाई गूगल क्रॉल करता होगा तो उसको मैसेज भी चला जाता होगा, लेकिन ये सिग्नल नहीं है वेबसाइट को रैंक करने का। अब ये सिग्नल नहीं है वेबसाइट को रैंक करने का, अब ये सिग्नल नहीं है। लेकिन ये आपने अपनी सहूलत के लिए लिख लिया, फाइन, इसे हटा भी दूंगा मैं, तो अगर मेरा एसईओ स्कोर अच्छा आ रहा होगा तो इसे हटाने से कम नहीं होगा। यानी इसको एसईओ स्कोर को बेहतर दिखाने में इसका कोई रोल नहीं है कीवर्ड्स का। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, फेविकॉन। सबको पता है ना फेविकॉन का, जरा एक दफा फिर से देख लें फेविकॉन क्या था। फेविकॉन क्या होता है? ये जो तस्वीर हमें नजर आ रही है हर वेबसाइट के ऊपर टाइटल में, ठीक है ना, ये फेविकॉन इमेज है। सो आपने बेसिकली करना क्या होता है कि अपना जो लोगो होता है उसी को सेव कर लेते हैं और उसी को फेविकॉन के कोड में ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करते हैं? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक बार फिर बता रहा हूँ। href इक्वल्स टू, इसे कहाँ पे रखना है? इमेजेस के फोल्डर में रखना है। इसे कहाँ पे रखना है? इमेजेस के फोल्डर में हमने इसको रखना है। और ये इसके आगे हमने इसकी एक्सटेंड, वैसे आमतौर पर ज़्यादा बेहतर है कि आप इसकी पीएनजी बनाएं। हाँ जेपीजी बनानी कोई रेकमेंड नहीं है। ऑनलाइन फाइलों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना कि फाइल फॉर्मेट्स, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई जेपीजी नहीं, पीएनजी। देखें ना, पीएनजी एब्रीविएशन है पोर्टेबल नेटवर्क फाइल का। हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ? पोर्टेबल नेटवर्क फाइल, यानी नेटवर्क पे घूमने वाली फाइल है जो पोर्टेबल है। सो ये बाद की इन्वेंशन है, जेपीजी के बाद की इन्वेंशन है ये। सो इंटरनेट गूगल हमें ये कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट पीएनजी में बनी होंगी तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई इतना फैक्टर नहीं है, एसईओ फैक्टर नहीं है, ये ज़हन में रखें, एसईओ फैक्टर नहीं है। हाँ ये है कि इसकी फाइल ज़रा बेहतर होती है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, कोडिंग में कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ ये कोडिंग में एक चीज़ देख लें, आपको जो नोट पैड में आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये है कमेंट। कमेंट को और आसान अल्फाज में मैं कहूँ, जैसे हम कहते हैं रिमार्क। हाँ कोई चीज़ आप नोट के तौर पर लिखना चाह रहे हैं मगर वो चीज़ कोडिंग का हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पर टाइटल का टैग कोडिंग का हिस्सा है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी कोडिंग का हिस्सा है, इवन मेटा कीवर्ड भी कोडिंग का हिस्सा है, लगा हुआ है तो हिस्सा ही है ना उसका। लेकिन आप कोई ऐसी बात लिखना चाहते हैं जो आप अपने लिए लिखना चाह रहे हैं, अपनी मेमोरी के लिए लिखना चाह रहे हैं, मगर वो कोडिंग का हिस्सा नहीं है, तो उसको लिखने के लिए उसने कहा भाई ये टैग यूज करो। समझ में है ये क्या चीज़ है? मतलब देखें बेसिकली लगा क्या हुआ, नीचे लगा हुआ है फेविकॉन, उसके ऊपर उसने क्या किया, अपने लिए अपनी मेमोरी के लिए लिख लिया कि भाई ये फेविकॉन है, ताकि कल को पता लग जाएगा कि भाई जहाँ फेविकॉन को ढूंढना होगा उसको, तो ऊपर उसे हेडिंग लिखी हुई नजर आ जाएगी। अब ये हेडिंग गूगल को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, यानी कि ये एक्टिवेट ही नहीं हो रही, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही। ये क्या चीज़ है? ये नोट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेड कोड है, ये रन होने के लिए एक डेड कोड की शक्ल में है, इस कोड ने एग्जीक्यूट नहीं होना। लेकिन जब आपने कोडिंग में आना है तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। देखें मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि कौन कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने हेडिंग के तौर पे लिखा हुआ है, ये लिखने का क्या तरीका होता है, इसको लिखने का ये टैग है। देखें ये लिखने के लिए हम HTML का टैग यूज कर रहे हैं। क्या टैग है जी? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डबल डैश, फिर स्पेस दिया और उसके बाद कमेंट टेक्स्ट, जो भी आपने लिखना है, जिस टेक्स्ट को आप कमेंट करना चाह रहे हैं वो टेक्स्ट लिख दें। और जब क्लोज करना होगा तो क्या करेंगे, इसको फिर डैश डैश और टैग क्लोज। ये देख रहे हैं डैश डैश लगा के क्लोज कर दिया मैंने। एक काम करें जरा, इसको यूं करता हूं मैं, यहां से करता हूं कट, देखें क्या हुआ है, पता लगा क्या हुआ? अब
अब वो भी कमेंट है और नीचे वाली लाइन भी कमेंट हो गई है, क्लोज जो नहीं हो रही। अब मैं इधर आया और इधर आकर मैंने कर दिया, बीच में ये आ रहा है ना एक, इसको जरा रिमूव करें। क्या हुआ, नीचे वाला भी कमेंट हो गया क्योंकि क्लोज जो नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको ये लग रहा है कि मैं सारे ही कमेंट करके बैठा हूं। हाँ, तो जहां पर जाकर मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूं, क्या हुआ, यानी कि कमेंट है तो जहां पर आपको बताना होगा कि भाई कमेंट खत्म, आपने अपने लिए एक हेडिंग लिखी है ना, अपनी मेमोरी के लिए कुछ लिखा है, तो जहां पर आपने उसे खत्म करना होगा ना, वहां पर जाकर आप क्या कर दोगे, क्या था, चल गया नीचे से कोड चलना शुरू हो गया, ब्लू कलर में आ गया ना नीचे वाला कोड, ठीक है। सो ये कमेंट करने के लिए ये कोड है, अगर आपने अपने कोड को कमेंट करना हो, किसी को भी आप कर सकते हैं। आप अपनी मेमोरी के लिए कुछ लिखना चाह रहे हैं ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं कि आपने ये प्रोग्राम बनाया क्या, जैसे आपने अपना प्रोजेक्ट एक किया हुआ है तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बीच में लिखनी है जिससे आपको साल के बाद भी आप पढ़ें तो आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट क्या था। तो आप क्या करें, उसे कमेंट बना लें। कमेंट बनाने का क्या तरीका है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डबल डैश, उसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो कमेंट है, जहां पर आप कहेंगे भाई कमेंट खत्म, फिर डबल डैश टैग, बस इतनी सी बात है। ये एक एक्स्ट्रा टैग है, अपने लिए हमने लगाया हुआ है कोडिंग के लिए, इसका एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मैं कह ये भी एसईओ के लिए काम की चीज तो कुछ नहीं है ना, लेकिन आपने यहाँ पर देखे ना, मैंने ये लिख लिया था, क्या लिखा था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर ये लिख दिया था भाई इसके नीचे वाला जो टैग है ना, असल में वो क्या टैग है, मतलब मैं अगर ढूंढ रहा हूँ तो मुझे आसानी से पता लग जाएगा कि फेविकॉल कहाँ लिखा हुआ है मैंने। और आप लोगों को भी अगर ये फाइल दूंगा मैं तो आप हेडिंग्स के साथ भी पहचान सकते हैं कि भाई कौन कौन सा कोड किस जगह पे लिखा हुआ है। तो ये एक हैज ए हेडिंग के तौर पर हमने इसको यूज किया। क्लियर हो गया, ये जो काम हमने करने थे ना हेड में अभी तक वो हमने कर लिया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने टाइटल वाली ऑप्टिमाइजेशन कर ली और हमने मेटा की डिस्क्रिप्शन वाली ऑप्टिमाइजेशन भी कर ली। और अगर मैं ये कहूं कि क्राउलर आपकी वेबसाइट को जो रैंक करने लगा हुआ है उसका मेन क्राइटेरिया आपकी वेबसाइट को रैंक करने का क्या है, स्क्रीन पे आ गई वेबसाइट, देखें जरा, मैं क्या स्क्रीन पे वेबसाइट आई, तो जब वो किसी को करता है वो वेबसाइट तो दिखाई नहीं रहा, पूरी वेबसाइट में से सिर्फ एक चीज आपको नजर आ रही है और वो इमेज है, उसके अलावा जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है सब कुछ कहां से नजर आ रहा है, हेड से नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए हेड का बहुत ज्यादा रोल है। पता लग गया ना ये बात, तो क्योंकि अगर मैंने हेड में टाइटल को कंसीडर ना किया होता, मेटा को कंसीडर ना किया होता, फेविकॉन को कंसीडर ना किया होता, तो रैंक हो सकती थी वेबसाइट आपकी। और आप देखें ना गूगल पे जो चीज नजर आई है वो कहां से निकली है, हेड में से निकली है जो चीज नजर आई है। हाँ, अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करूंगा अब जो चीज निकलेगी वो वेबसाइट है आपकी, लेकिन रैंक करने के लिए उसने क्राउल इंडेक्स जो की हुई है, इंडेक्स उसने किसको किया है, टाइटल को, इंडेक्स उसने किसको किया है, मेटा डिस्क्रिप्शन को, और आपके एक अच्छे से इमेज को। वो भी तब हुआ होगा जब इमेज ऑप्टिमाइज हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात की। सो आज के लेक्चर में हमने टाइटल को सीखा है, मेटा टैग को सीखा है, ठीक है, फेविकॉन के मतलब दोबारा से आज हमने बात की है। फिर मैंने आपको आज ये बताया कि यूआरएल शॉर्टनर्स क्या होते हैं और यूआरएल शॉर्टनर्स का पर्पस क्या होता है और इन्हें कहाँ, जैसे मैं फेसबुक पे पोस्ट लगाता हूँ, देखें आपको फेसबुक पे भी तो पोस्ट लगानी है ना अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए, लिंक्स चाहिए ना आपकी वेबसाइट को। ये भी हमारे पास एक एसईओ का फैक्टर है, लेकिन ये ऑन साइट एसईओ नहीं है, ये ऑफ साइट एसईओ है। ऑफ साइट एसईओ का क्या मतलब है कि भैया मेरी कंपनी का एक फेसबुक पेज भी है और मैं चाहता हूं कि उधर अवेयरनेस दूं अपनी प्रोडक्ट्स की। होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा फेसबुक का पेज भी मेरे कीवर्ड पर रैंक करेगा, फेसबुक के ऊपर भी और गूगल के ऊपर भी। तो अब जब कोई बंदा मेरे फेसबुक पर आएगा, मेरी प्रोडक्ट को देखेगा, मगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट कहाँ पे होना है, जाकर वेबसाइट पे होना है। तो इसका मतलब क्या होगा, उधर भी तो यूआरएल लिखने हैं हमने, उधर भी हमने एक्चुअल यूआरएल्स नहीं देने हैं, उधर भी हमने यूआरएल शॉर्टनर्स के थ्रू ही यूआरएल्स देने हैं। और अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो वो ये कहेगा कि सोशल सिग्नल्स आपकी वेबसाइट के बहुत वीक हैं। सोशल सिग्नल्स का क्या मतलब है, कहता भाई ना तो आप इंस्टाग्राम पे नजर आते हैं, ना फेसबुक पे, ना लिंक्डइन पे,
किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है आप मौजूद, तो आपके सोशल सिग्नल्स वीक हैं। सोशल सिग्नल्स वीक होने का मतलब है कि आपकी एसईओ एक फैक्टर से वीक हो गई है। तो हमें जो कुछ करना है, हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जाकर उसको उतना ही अच्छा एडवर्टाइज करना है जितना अच्छा हम उसको ऑन साइट में करने लगे हुए हैं। ठीक है।